जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 36, जो धारा 497 से लेकर के धारा 505 तक में वर्णन किया गया है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। यही प्राविधान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 34 में धारा 451 से लेकर के 459 तक में वर्णन किया गया था, जिसका हम लोग यहाँ देखेंगे। कुछ नई बातों को रखते हुए इस अधिनियम में सब कुछ पुरानी बातों को रखा गया है। आइए एक एक करके देखते हैं कि संपत्ति का कैसे कैसे डिस्पोजल होगा, किस तरीके से उसका बयान किया जाएगा, और कैसे जो है संपत्ति जो कस्टडी में ली गई है न्यायालय के, वो अभियुक्त के या उसके हकदार व्यक्ति को उसको दिया जाएगा। कुछ चीज़ों को नया जोड़ा गया है, इसको देखते हैं। जहाँ नया बातें होंगी उसमें क्या बोलते हैं, इसको हाईलाइट कर करके थोड़ा ग्रीन किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब नई नई उपधाराएँ इसमें ऐड की गई हैं, जो कि पुराने दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा नहीं था। तो हम एक एक करके देखते हैं। अब ये कह ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेज। कतिपय मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बयान के लिए आदेश। पहला इसका उदाहरण कार्य धारा 497 का कि वेन एनी प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट आर द मजिस्ट्रेट empowered टू टेक कॉग्निजेंस आर कमिट द केस फॉर ट्रायल ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, inquiry or trial. The court or the magistrate may make such order as it thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the investigation, inquiry or trial, and the property is subject to speedy and natural decay, or if it is otherwise expedient so to do, the court or the magistrate may, after recording such evidence as it thinks necessary, order it to be sold or otherwise disposed of. देखिए, इसमें जो नीला करके दिया गया है, इसमें ये एक प्रकार से इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके किया गया है। मतलब जो पुरानी धारा है उसमें ये empower टू टेक कॉग्निजेंस आर कमिट टू केस फॉर ट्रायल ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन शब्द नहीं था, डायरेक्ट इंक्वायरी या ट्रायल था। तो अब इन सब चीज़ों को जो जोड़ा गया है और नया उपधारा देखिए इसमें बढ़ाया गया है। यहाँ पे उपधारा 2, 3, 4, 5, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता बरतने के लिए कि न्यायालय के साथ और जिस व्यक्ति के साथ जिसका अपराध हुआ है, जो पीड़ित है या जो अभियुक्त है, उसके साथ पारदर्शिता रखी जाए, इन सब बातों को कहा गया है। अब इसके हिंदी वर्जन को देखते हैं तो ये कह रहा है कि जब कोई संपत्ति किसी दंड न्यायालय या विचारण के लिए मामले का संज्ञान या सुपुर्द करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान प्रस्तुत की जाती है, तब वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस अन्वेषण, जांच या विचारण के समाप्ति लंबित होने तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश जैसा वह ठीक समझे कर सकेगा। और यदि वह संपत्ति शीघ्रता या प्रकृतिया क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात जैसा वह आवश्यक समझे इसके विक्रय या उसका अन्यथा बयान किए जाने के लिए आदेश कर सकता। मतलब 2-3 बातें हैं, ये सारी बातें पुराने अधिनियम में भी था। अब संपत्ति के अंतर्गत क्या आता है इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड आर डॉक्यूमेंट्स विच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट आर विच इज इन इट्स कस्टडी। यही पुराने अधिनियम में भी यही बात था। किसी भी किस्म की संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है या जो उसकी अभिरक्षा में है। और दूसरा जो मेन है, ये कह रहा है कि एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड आर विच अपीयर्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। ये चूँकि ये जो बी है, बी से रिलेटेड मामले प्रैक्टिकली ज़्यादा आते हैं और इसी पे ज़्यादा एप्लीकेशन पड़ते हैं कि वो मतलब जो अपराध से संबंधित जो संपत्ति है वो किसको सुपुर्द किया जाए। तो जो जैसा दावा करता है न्यायालय में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, उस हिसाब से न्यायालय आदेश करती है अंडरटेकिंग लेकर के। अब वो धारा 2 क्या कह रहा है कि द कोर्ट आर द मजिस्ट्रेट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 14 days
from the production of the property referred to in subsection 1 before it prepare a statement of such property containing its description in such form and manner as the state government may by rules provide। मतलब उपधारा 1 में जो बातें कही गई हैं और ये जो संपत्ति का जो ए बी करके हम लोगों ने देखा ऊपर कि संपत्ति के अंतर्गत क्या आता है, तो वह संपत्ति यदि न्यायालय के सामने प्रस्तुत होता है तो उपधारा 2 कह रहा है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा 1 में निर्दिष्ट संपत्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करने से 14 दिन की अवधि के भीतर ऐसी संपत्ति के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला विवरण ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उल्लंघित करे तैयार करेगा। इसके बाद से उपधारा 3 कह रहा है कि द कोर्ट आर द मजिस्ट्रेट शैल काज टू बी टेकन द फोटोग्राफ एंड इफ necessary videograph on mobile phone or any electronic media of the property referred to in subsection 1। जो सेक्शन 1 में प्रॉपर्टी की जिसकी बात की गई है उसके लिए उपधारा 3 कर रहा है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा 1 में निर्दिष्ट संपत्ति का फोटो खिंचवाएगा, यदि आवश्यक हो तो मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वीडियो भी बनवाएगा। ये सब अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और पारदर्शिता रखने के लिए किया जाएगा। अब आगे देखिए जो किया जा रहा है ना, आगे इसको कह रहा है कि इसका प्रयोग एविडेंस में लिया जाएगा। उपधारा 4 कह रहा है कि द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर सबसेक्शन 2 एंड द फोटोग्राफ आर द वीडियोग्राफी टेकन अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी यूज एज एविडेंस इन एनी इंक्वायरी ट्रायल आर अदर प्रोसीडिंग अंडर द संहिता। यानी कि उपधारा 2 के अधीन तैयार विवरण और उपधारा 3 के अधीन लिए गए फोटो या वीडियोग्राफी इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाएंगे। देखिए पुराने अधिनियम में ऐसा नहीं था, यहाँ एक बहुत बड़ी बात कर दिया है। कुल मिला के ये है कि यदि आप अपराधी हैं, अपराध किए हैं तो आपको सज़ा मिलेगा। परिस्थितियाँ स्वयं बोलेंगी, डॉक्यूमेंट स्वयं बोलेगा कि आपके साथ अगर कोई पीड़ित है, कोई पीड़ित के साथ कुछ घटनाएँ हुई हैं तो उन सब प्रॉपर्टी का ब्यौरा जो न्यायालय के समझ आएगा, जैसे रिवाल्वर हुआ, वेपन हुआ या कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तीन सब चीज़ों की बात है। तो वो सब चीज़ें अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये इतना बस समझिए कि ये जो उपधारा 2 और 3 में जो कुछ भी तैयार विवरण किया गया है या फोटोग्राफी कराया गया 4 में, तो इन सबका ये कह रहा है कि 2 और 3 में, तो इसका कह रहा है दो उपधारा 4 की ये एविडेंस के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब उपधारा 5 कह रहा है कि द कोर्ट आर द मजिस्ट्रेट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज आफ्टर द स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अंडर सबसेक्शन 2 एंड द फोटोग्राफ्स आर वीडियोग्राफी हैज़ बीन टेकन अंडर सबसेक्शन 3 ऑर्डर द डिस्पोजल, डिस्ट्रक्शंस, कॉन्फिस्केशन और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इन द मैनर स्पेसिफाइड हियरिन आफ्टर। मतलब उपधारा 2 और 3 के तहत जो वीडियोग्राफी की बात कही गई है और जिस मैनर से कहा गया उस प्रॉपर्टी का पूरा कंटेंट तैयार करने का, जब हो जाता है 14 दिन के भीतर, तब ये कह रहा है कि 30 दिन के भीतर क्या करेगा, डिस्पोजल करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, कन्फिस्केशन करेगा और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इन द मैनर स्पेसिफाइड हियरिन आफ्टर। यानी कि इसके आगे जो व्यवस्था दी गई उसके आधार पर ये सारा काम न्यायालय करेगा या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। अब चूँकि बहुत दिनों बाद हमने ये वीडियो बनाना प्रारंभ किया है, बीच में कुछ समस्याएं आ गई थी इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। अब रेगुलर वीडियो बनता रहेगा। आज चूँकि बहुत दिनों बाद हमने वीडियो बनाना चालू किया है तो सिर्फ एक धारा पर ही मैं इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। आगे का इस चैप्टर में जितने भी धाराएँ हैं सब एक एक करके मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले मेरा निवेदन है, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।